यदि आपको जो है इस बार एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, धूम मचा देना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो सवालों का जवाब जो कि आपके एग्जाम में होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि लिखा हुआ है कि कितने साल में आया है, कितना साल पुराना ये क्वेश्चन है। उसके साथ साथ इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको लग रहा है कि आएगा या नहीं आएगा। उसके अलावा हमने इंक्लूड कर दिया है एटम बम का जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फाइनल करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका मैथ का टोटल क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इधर उधर के बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लिए एटम बम भी इंक्लूड किया गया है। एटम बम के अलावा यहाँ पे मॉडल पेपर भी और गोल्डन का जो आपका 10 साल का क्वेश्चन बैंक आता है वो भी एड किए हैं। और जो एटम बम है वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपका मैथ में जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है उस सारे सवालों का जवाब, ये फाइनल रिवीजन है। आज जो है ये लास्ट वीडियो है ये रिवीजन के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चे लोग, तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक के बाद एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते जाएंगे और आज के ही वीडियो में पूरा हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है कब आया है इसको भी ध्यान में देख लीजिए। ये कब क्वेश्चन आया है, 2016 का क्वेश्चन ए सेट में आया है, ये 15 में आया है, ये 15 में आया है, ये देखिए 13 में आया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखिए ना बाबू। चलिए यहाँ पे कह रहा है 3 + 2 इंटू क्या है √5 एक क्या है, तो √5 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है एक अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब ये एक अपरिमेय संख्या हो गया तो इससे गुणा होगा, परिमेय और अपरिमेय का गुणा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और जुटेगा भी परिमेय से तो अपरिमेय ही होगा। तो इसलिए इसमें देखिए अपरिमेय संख्या कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, पूरा रिवीजन मिलेगा आपको, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है और समझा के मिलेगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है 3 + √3 3 - √3 एक संख्या है, तो आप लोग a + b के यानी a + b इंटू a माइनस b वाला जो जानते हैं ना, बराबर a - b का होल स्क्वायर। तो जब a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, और जब रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तब 3 और 3 6 हो जाएगा। इसमें 3 में से 3 गया 0, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन ए राइट है। जैसे अपरिमेय संख्या, इसका ऑप्शन ए जो है राइट है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन हम जो है सब करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम पहले बार अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ये माने मान लीजिए कि आपको मैथ का जानकारी नहीं है, तो भी आप पास होइएगा, 100% पास होइएगा, हम हैं तो कोई गम नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर कहता है पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई जो होता है वो होता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर में क्वेश्चन है ना, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या। पाई का वैल्यू 22/7 जो होता है ये होता है आपका परिमेय संख्या। अगर ये वैल्यू देगा तो अपरिमेय पर मारिएगा, माने पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, तो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 का अगर लॉसा निकालेंगे तो 3 से या 5 से निकलेगा, तो 3 और 5 तो मान लीजिए एक कंडीशन आ गया, पर एडवांस में 3 आ गया इसका लॉसा में। ठीक है, तो गुणनखंड में कहा गया इसका 3 आ गया ज़्यादा, तो इसलिए 3 जिसमें आ जाता है वो अशांत होता है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके हर का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और उसके हर में 2 या 5 या दोनों में से कोई एक हो तो वो क्या हो जाता है, परिमेय हो शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा आ जाता है, 3 भी आ जाता है, चाहे 2 7 10, तो ये जो है 7 10 ये सब आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, जैसे 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 तो इसमें है,
पर इसके अलावा 7 आ गया तो ये सब संख्या आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 का दशमलव प्रसार शांत है? तो हाँ शांत है। क्यों? क्योंकि इसका 25 का नीचे वाला का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 5 25। तो देखिए 5 5 आ रहा है तो दोनों पाँचे ना है। कंडीशन कहता है 2 और 5 रहे तो, या दोनों में से एक कोई रहे तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम इधर हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो है नहीं है, ये केवल √5 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है 64 15 यहाँ पे निम्नलिखित में, इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ही इति कर देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है, इसको जो है 10 नंबर का क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, तब ना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में और पढ़ाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बालक, देखिए ध्यान से देखिए, तो आ चुका है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैथ का है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है 2 धन पूर्णांक ए और बी हो। कौन हो? ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए प्लस बी क्यू प्लस आर में क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान। चलिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 2 धन पूर्णांक, क्या कह रहा है, 2 धन पूर्णांक के लिए ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होता है, तो यहाँ पे आर बराबर 0 जब आएगा तभी ना हमारा मसो सही होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर कह रहा है ये है तो किस प्रकार की संख्या है, ये हमें बताना है, पूर्णांक है या क्या है। तो ये एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, इस तरह की संख्या हमेशा परिमेय पर मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन करना है ना, इससे पहले सारे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो अब तो देखने का टाइम भी बहुत कम बचा है, तो इसी को ध्यान से देख लीजिए, सही हो जाएगा। ये कह रहा है 13 11 और 7 क्या है जी, किस प्रकार की संख्या है। तो ये संख्या जो है विभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 13 प्लस में है और इधर से 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना, 2 गो संख्या हो जाएगा। 2 गुण 1 के अलावा इसका 2 और गुणनखंड है, इसी कारण यह क्या है, विभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कि इसको कंप्यूटर में, कहाँ, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में किया गया था, प्रोग्राम के रूप में यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है, यहाँ ध्यान से देखिए, 3 के पावर 2 और 2 × 5 तथा 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2 और 5 का महत्तम संवर्तक होगा। तो इसका महत्तम संवर्तक 90 आएगा। ठीक है, इसका जब मौसा निकालिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कब आया हुआ है, 2011 का 2018 का आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन है जो कि पढ़ने में टाइम लगेगा, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, 5 + 3 √2 है, तो 5 + 3 √2 क्या है, तो ये देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब भाज्य, उसमें खोजना है कि भाज्य कौन है। तो ऑप्शन सी देखिए, ये भाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसमें से देख के हमें बताना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो परिमेय संख्या कौन है, तो इसमें सब अपरिमेय है, पर रूट से रूट कट गया तो बच गया 2, तो 2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा ये बताना है, अशांत होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ध्यान से रखिएगा। ये √27 जो है, ध्यान से देखिएगा, √27, 27 क्या है जी, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका एक अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए यहाँ पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सारे का जो है हमने
टोटल क्वेश्चन को पीछे समझा चुके हैं, तो वो आपको इससे पता हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 23 के ए है, 23 के बी है, 25 के डी है और 26 के ये है वो है, सब बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा जो कंप्लीट कवर करना है पूरा चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 33 में देख लीजिए, कह रहा है थोड़ा सा मोटा कर लें, चलिए ठीक है। कह रहा है 33 में कि गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो गणित का राजकुमार कौन है जी, आप लोग जानते हैं, कार्ल्स फ्रॉन्ड। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग का क्या है, यहाँ पे भी एक है, पर अभी जो है वहीं सिखाएंगे, बाद में इसका हिस्ट्री बताएंगे। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। न्यूटन और आर्किमिडीज का मौलिक युग किन विषयों में हुआ है। तो किन विषयों में हुआ है इसका, तो ये हुआ है आपका गणित और विज्ञान दोनों में, गणित और विज्ञान दोनों में। फिर वही क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो परिमेय का संख्या क्या होता है जी, अपरिमेय ही होगा। अगर एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से परिकलन करने की तकनीकी है। तो परिकलन करने की तकनीकी मौसा का होता है, क्योंकि जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन का कोई भी सवाल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जो है मौसा विधि से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद। तो इसको शुरू से ले लेते हैं। अब द्विघात बहुपद में एंट्री कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद जब द्वि माने क्या होता है, द्वि माने होता है क्या चीज बाबू, द्वि माने होता है दो, तो इसलिए द्विघात बहुपद का संख्या कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें फाइनल कर देते हैं आपको, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और 4 दे देगा तब क्या होगा, तो बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या चीज, रैखिक बहुपद। इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई चांस नहीं है। देखिए 2015 में भी पूछा है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यदि बहुपद px x² - 2x + 5 के शून्य को a और b हो तो a.b का होगा। तो ये 15 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका ऑप्शन 5 आएगा, यानी इसका शून्य का आएगा 5 आएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा, यानी अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद फंक्शन ऑफ x x² - 5x - 5x + 7 के मूल्य हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका बीटा का मान आएगा 5/7, 5/7 ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद फंक्शन ऑफ x² 2x, देखिए यही क्वेश्चन के जैसा है, तो इसको कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ये जो है हम मिटा दिए। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे, तो -3 का शून्य क्या होगा ये बताइए तो बाबू, हाँ फटाफट बता दीजिए। चलिए ठीक है, ये कह रहा है, तो ये -3 का शून्य क्या होगा, तो इसको x² - 3 बराबर इधर कर देंगे 0, और 3 को x इधर रहने देंगे और 3 को इधर भेज देंगे, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। और स्क्वायर जब उधर भेजते हैं, बराबर के इस साइड स्क्वायर भेजते हैं तो रूट देता है, तो रूट अंदर 3, तो रूट अंदर 3 वाला संख्या क्या होता है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो रूट अंडर 3 प्लस है और रूट अंडर 3 माइनस कहाँ है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 3/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य होंगे, तो इसके शून्य क्या होंगे बाबू, फटाफट बता दीजिए। प्लस माइनस में यहाँ पे -1 एक वैल्यू आएगा और -2 एक वैल्यू आएगा, ठीक है। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है ये बताना है। तो ऑप्शन ए 2x + 2 रैखिक बहुपद व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा उधर हिल गया,
उस पार हो गया ये क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं 25 नंबर से, ठीक है। 25 नंबर ध्यान से देखिएगा, दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। 2015 का एस सेट में पूछा हुआ है, तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होनी चाहिए, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं तो रैखिक बहुपद खोजिए, ऑप्शन ए रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, इससे पहले हमने समझाया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है y बराबर पी एक्स के ग्राफिक के आकृति दो दी गई है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। तो पी एक्स के शून्यक देखिए, ये एक्स एक्सिस को क बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन डी में देखिए 4 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 4 घात वाले बहुपद को कहते हैं तो बहुपद, अभी नहीं इसके पहले बताया, देखिए कि तो एक वो जगह बताए हैं तो हर जगह काम कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन डी। अभी तक लाइक नहीं किए हैं बाबू, अरे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कहा जाता है आप ही के लिए ना इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हमारा कहा जाता है कि हमको अभी कुछ नहीं मिलता है, अभी पैसा वैसा नहीं मिलता है, हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट 0 एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों अल्फा तथा बीटा हो, तो शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। इसको कमेंट करके बता दीजिए 30 का क्या होगा, 31 का क्या होगा, 32 का क्या होगा आंसर, और 33 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन का आंसर फटाफट जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा बुक को हम लोग को कवर करना है एक ही वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए, आपका भाई बहन भी है तो उन लोगों को भी इस तरह का क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि देखिए वही क्वेश्चन है कि ना मेरे पास, देखिए तो सब यहाँ पे 2020 में ये पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2016 के इस सेट में, 2015 का इस सेट में, क्या इससे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है 2 चर एक्स वाई के रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ये जो व्यापक रूप होता है आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसके अधिकतम हल कितने संभव है, जो है आपका अनगिनत हल हो सकता है, अनगिनत हल इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं। तो इसका हल जो है आपका अनंत हो सकते हैं। इस तरह का अगर समीकरण देगा तो डायरेक्ट आपको अनंत पर मारना ही मानना है, अनगिनत लिखेगा ना तो अनंत लिखेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है तो एक होता है, फटाफट बताइए, तो एक होता है ना ये रैखिक बहुपद का, तो एक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट करा है दूसरा रैखिक समीकरण, ये जो है आपका व्यापक रूप दिया है और यहाँ भी दिया है बराबर 0 है, और a1/1 का हो तो आलेख होगा। तो आलेख कैसा होगा बाबू, फटाफट बता दीजिए, ये बताए हैं हम आपको। तो जब इस तरह तीनों कंडीशन में नॉट नहीं लगा रहेगा, बराबर रहेगा, तो कैसा होगा, वो होगा विरोधी। क्या होगा, विरोधी। क्या होगा बाबू, विरोधी होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। द्विघात हल वाले कर अद्वितीय हल वाले युग में रैखिक समीकरण हल कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं बाबू, अविरोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविरोधी कहलाते हैं। असंगत समीकरण युग्म का हल क्या है, तो संगत अनगिनत हल होता है उसमें। वो सब अगर थ्योरी वाले आप लोग हमारे वीडियो को पहले से पढ़े होते ना, तो ये आँख मूंद के ये सारे क्वेश्चन को ठोक देते, कोई दिक्कत नहीं होता, धूम मचा देंगे, धूम मचा देंगे। अभी भी आप लोग अगर पहले बार वीडियो से देख रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा का पूरा धूम मचा दीजिएगा एग्जाम में जाके। अगर नहीं पढ़े हैं आप एग्जाम में कभी भी, तो जो भी पढ़ाई हो रहा है वो जा करके जाइएगा, तो 100% इसमें से लड़ेगा ही नहीं, लड़ेगा नहीं, लड़ने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, युग में समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है, इसका नियामक है। तो इसका नियामक 2012 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इसके नियामक क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा बाबू, असंगत होगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो अभी तक चल रहा है कि बंद हो चुका है। चलिए चल रहा है, अभी तक हम लोग मात्र 19 मिनट में हम लोग 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं बाबू लोग, 3 चैप्टर। देखिए तो अब कितना अच्छा बात है, इतना जल्दी और इतना अच्छा से आपको कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखे रहिएगा, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और थोड़ा सा आप मदद कीजिए। आप लोग, हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप लोग मदद कीजिए, हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, दूसरे से भी, अपने दोस्तों से भी, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, यही ना मेरे लिए लाभदायक है जी। चलिए यहाँ पे है kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 दिए गए हैं। दिए गए निकाय में से कोई हल ना होने की
लिए के का मान क्या होना चाहिए। अगर कोई हल नहीं बताना है तो के का मान कितना रखेंगे, तो के का मान कितना रख देंगे बाबू, तो के के मान जब 6 रख देंगे ना तो कोई हल नहीं होगा इसका। के के मान अगर 6 रख के हम लोग बनाएंगे, अरे वही वाला फॉर्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, यही वाला फॉर्मूला रख के बनाना होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देख लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आपको कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा बाबू। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या दिया है इसको भी पकड़ लेते हैं। बहुत कम समय में हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरा चैप्टर कवर कर दे। ठीक है, आपका जितना भी बुक में चैप्टर होता है वो सारे कवर करने के लिए तैयार हैं। अभी तक 3 तक पहुंच चुके हैं, अब 12 को और क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण ये है और 6x के 0 का हल है नहीं है, तो 0 का हल नहीं बराबर 0 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं रहेगा तो नियम क्या कहता है, तो नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है जी, तो 2 जब रहेगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ax प्लस by प्लस c होता है। ठीक है, by प्लस c होता है, यही व्यापक देखिए ऑप्शन बी में दिया है, इसका राइट आंसर है। फिर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 है अनगिनत, यानी 2019 का जो है अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के लिए कौन सा कंडीशन होगा हमारा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 10 रखेंगे किसका वैल्यू, एक्स का के का वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो है या अनगिनत हल में आएगा। ठीक है, वही वाला ऑप्शन a1/a2 वाला शुरू से जो पढ़ाए हैं वही वाला नियम है। ठीक है, नेक्स्ट के किस मान के लिए समीकरण ये दिया हुआ है, दोनों समीकरण संपाती होगा। तो संपाती कब होता है जी, जब क्या होता है लास्ट वाला b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होता है, तो वहीं तो वो उसके लिए जब 4 रखेंगे तो सी वाला ऑप्शन देखिए, ये 4 वाला जब 4 रख देंगे तो हम लोग का सी वाला ऑप्शन में सही नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर का रैखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए कितने व्यंजक विधियां है, तो कितना होता है बाबू, 3 होता है, याद रखिएगा। बीजगणितीय विधि कितना होता है, तो ऑप्शन 3 लास्ट इसका सही जवाब है, यानी 3 है। ठीक है, रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है ये हमें बताना है। तो आलेख जो है इसका होता है ऑप्शन बी देख लीजिए, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है। तो ये है आपके क्वेश्चन नेक्स्ट, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है a1 b1 और b2 यहाँ पे दिया हुआ है, सब a1 और b1 a2 और b2 दिया हुआ है, समीकरण ये दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे भी समीकरण, दोनों समीकरण आपको दिख रहा है का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल अद्वितीय हल कहलाता है। क्या कहलाता है, अद्वितीय हल कहलाता है। ठीक है, ए का मान किसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5 बराबर 0 एक शून्यतर होगा। तो शून्योत्तर क्या होगा जी, ऑप्शन ए देख लीजिए 4 होगा। क्या होगा, 4, और ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म में असंज्ञ का जी अश्मित युग्म के क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संगत कहलाता है। ठीक है, चलिए अब दीर्घात बहुपद में हम लोग जो है प्रवेश कर चुके हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा दीर्घात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो कौन इसमें द्विघात समीकरण है बताइए तो फटाफट से। चलिए ऑप्शन सी को देख लीजिए, ये जो है द्विघात समीकरण है, इसका पावर देख लीजिए 2 है। ठीक है, यहाँ भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तो किसका पावर अधिक है, देखिए यहाँ पे पावर देख लीजिए बाबू 3 है, यहाँ पे 3 है, पावर अधिक है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। चलिए अब कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना और x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 2 होगा। क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा, तो मूलों के योग के मान क्या होगा, तो मूलों के योग का मान -2 हो जाएगा। फिर कह रहा है ax² माइनस bx प्लस c बराबर के मूल्यों का योग होता है, तो मूलों का योग होता है a/b,
सॉरी बी बट्टा ए होता है, क्या होता है, बी बट्टा ए होता है, ठीक है, बी बट्टा ए होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको ही दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एटम बम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है। यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य हो तो सामान्य मूल अल्फा, सामान्य मूल बीटा का मान होगा। तो सामान्य मूल बीटा का मान क्या होगा, b/2c, b/2c होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मान। नेक्स्ट है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 मूल्य होंगे। तो इसका मूल्य क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस में, क्योंकि स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आता है तो रूट के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। फिर कर द्विघात समीकरण -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का योगफल कितना होगा बाबू, तो होगा 4/3, 4/3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, दीर्घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 0 के विवेचक का मान है। तो इसके विवेचक का मान क्या है, तो 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन जो है ये सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ही के लिए हैं। इसको, इस पेज को आपको कमेंट करके बता दीजिए ना, 18 क्या होगा, 19 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, ठीक है। ये जो है आपके लिए बहुत जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जो है सही मन से दिल से बताइएगा, इसे तो आप लोग आंसर देख ही लिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल के बराबर हो तो p बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा, तो p बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस क्या क्यू, प्लस माइनस क्यू हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल्य 2, 3 है तो समीकरण होगा, तो 2 और 3 जब रहेगा मूल्य तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर हम लोग का क्या आएगा, जब रखेंगे वैल्यू तो 2 और 3 ही आएगा, ठीक है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4 0 का मूल्य सामान्य हो तो वह मूल्य है, तो वह मूल्य क्या है ये हमें बताना है। तो वह मूल्य आपका हो जाएगा क्या चीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका बराबर वैल्यू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का कि देख लीजिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होता है, तो 100 प्रकृत संख्याओं का योग का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, ठीक है। इसी तरह यानी कितना तक या आपको जाना है 100 तक, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 50-50, क्या आता है 50-50। तो ऑप्शन बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर 50-50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि p प्लस 1 और 2 प्लस 1 और 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान क्या होगा। तो जब AP में होगा तो जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है का सर्वांतर, सर्वांतर माने घटाओ, तो पहले वाले पद में से यानी 5/3 में से 1/2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी, हमारा आ जाएगा 4/3। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कहता है यदि AP पीवा तथा क्यूवा पद p हो तो इसका nवा पद कौन सा होगा। तो nवा पद हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए बी और सी एप में है तो AP में है तो समांतर मध्य के लिए एक व्यंजक होगा। तो क्या होगा व्यंजक, फटाफट बता दीजिए। तो व्यंजक क्या होगा बाबू, ऑप्शन सी a प्लस c/2 होता है, क्योंकि 1 और 1 2 जोड़िएगा तो इसीलिए 2 से भाग नीचे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, यहाँ पे कह रहा है समांतर श्रेणी 6 13 20 डैश क्या कर रहा है, डैश 216 का माध्य पद है। तो 216 का माध्य पद क्या होगा, हो जाएगा आपका 111, ठीक है। ये दिया हुआ है, कह रहा है इसका भी सर्वांतर यानी डी निकालना है, तो इसमें से घटाना है इसको, जब घटाइएगा
तो आपका आंसर आएगा √2 और √2 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर वहीं सर्वांतर तक क्या करना है, पहला पद में से क्या कर देना है, ये पहला पद है ये दूसरा पद है तो इसको घटा देना है, पहला पद में से दूसरा पद, ठीक है। तो घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √4, ठीक है। घटाना तो आता है ना जी। चलिए फिर कह रहा है यहाँ पे यदि एपी के क्रमागत पदों के अंतर हो तो डैश कहलाते हैं। तो जब अंतर किया जाता है तो सर्वांतर कहा लेते हैं, उसी को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। सर्वांतर को क्या से सूचित किया जाता है, डी से, यानी डिफरेंस। फिर 1 + 2 + 3 का योग n पदों तक है तो क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए फटाफट। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए एक बार। चलिए ये है आपका स्क्रीन पर, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। त्रिभुज के ओर अब हम लोग आ चुके हैं, किसके ओर पहुंच चुके हैं, त्रिभुज के पास में। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो जो दो भिन्न त्रिज्याओं वाले क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों समरूप किसे कहते हैं पता है ना जी। तो समरूप उसे कहते हैं जो एक जैसा दिखने में हो पर साइज में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ठीक है। देखने में क्या हो, एक जैसा हो, माने साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो उसे समरूप कहते हैं, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3 और 4 का अनुपात 3 और 4 अनुपात में हो तो परिमापों का अनुपात होगा। तो परिमापों का अनुपात 3-4 ही आएगा। क्या आएगा, 3 और 4 ही आएगा। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:5 में हैं। इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसका अनुपात क्या होगा, वही होगा यहाँ पे 4:9। ऑप्शन 4 चौका 16 होगा जी, हाँ 4 चौका 16 या 5 4 9, तो 9 9 81। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको ये क्वेश्चन तथा कह रहा है कि BC बराबर क्या कह रहा है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो DE का मान क्या होगा। तो DE का जब हम लोग मान निकालेंगे, एक ABCD का एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें D क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, त्रिभुज वाले फॉर्मूला पर हम लोग जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि L समांतर है किसका, M हो तो D का मान क्या होगा। ये है L वाला लाइन और ये है उसका समांतर M वाला लाइन। तो कह रहा है D का मान क्या होगा। तो यहाँ पे D का मान हम लोग जब निकालेंगे तो आ जाएगा 22 डिग्री। कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आएगा। कितना आएगा जी, 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों क्रमशः 9 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 16 वर्ग सेंटीमीटर उनकी असंगत भुजाओं की अनुपात क्या होगा। तो 9 और 16 का अनुपात कितना होगा जी बाबू, फटाफट बताइए। तो कितना होगा, जैसे 9 क्या है 9, अब बट्टा में 16 है तो 3 तिरका 9 हो जाएगा और 4 चौका 16, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अनुपात क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। 3:4, तो 3 अनुपात ऑप्शन सी में दिखे 3:4 है ना। फिर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD BC तथा DC स्क्वायर क्या होगा। तो CD स्क्वायर निकालना है। तो CD स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1/2 AD स्क्वायर, क्योंकि इसको 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। ये त्रिभुज इसका जो है मान दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा, आप जो है ये सब त्रिभुज में देख करके अच्छा से इसको कमेंट करके बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण AB बराबर 90 डिग्री और कोण लंबवत है किस पर, BC क्या है, लंब है, BC क्या है जी, लंबवत है। तो यहाँ पे कह रहा है विलंब है। तो यदि BD बराबर 9 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान होगा। तो AD का मान क्या होगा बाबू, तो AD का मान आपका 6 सेंटीमीटर आएगा। कौन, यहाँ से यहाँ तक के मान हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि चित्र में x का मान होगा तो ये वाला कोण का हम लोग को मान निकालना है, इसका एंगल कितना आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है। नेक्स्ट और बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की ओर और देख लेते हैं कि इस बार क्या है आपके स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर देख लीजिएगा एक बार और उसके बाद आगे बढ़िए। यदि यहाँ पे कुछ आकृति में AE क्या है, देखिए DE ये है और फिर कह रहा है इसका समांतर BC है, BC उसके समांतर है तो x का मान निकालिएगा। तो x वाला लाइन ये ना है जी, x वाला यहाँ से यहाँ, तो ये जो है तो ये इसका समान निकालना है वैल्यू। तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा 32। कितना आएगा? 32 आएगा। ये किसी त्रिभुज के तीनों लंब लंबाई और ऊंचाई के मिलन बिंदु को कहा जाता है। लंबाई और ऊंचाई के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो लंबवत केंद्र कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका जो है देख लीजिए, ये क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं और फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे -1 और x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 3 है, तब -1 और -7 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी बताना है। दूरी वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं जी? x वाला x2 का -1 x1 का वैल्यू ये सब नहीं याद है, ये कैसे निकलता है? तो अगर फार्मूला से बनाइएगा तो इसका वैल्यू भी आएगा कितना? 4√2 इकाई, यानी इकाई अपने से बोल लेते हैं। ठीक है, जो एक नियम है, अब उसका नियम भी तो उसी में ना बताएंगे। यदि 4-5 के मूल्य बिंदु के बीच की दूरी होगी तो 4 + माइन के तो -41 होगी, सॉरी √41 होगी। x अक्ष के बिंदु P यानी x का वैल्यू -3 और 6 प्लस में हो तो दूरी होगी। तो दूरी हमारा हो जाएगा 6 ही होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि फिर क्या कर रहा है, बिंदु -4 और 3 के किस पद में है। तो या कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है। तो ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस होता है और ये प्लस यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका माइनस और होता है प्लस, ये प्लस और ये माइनस। तो ठीक है, तो ये किस पद में है? ये पहला माइनस में है, तो पहला माइनस किस में है? 3 में, यानी 2, यानी क्या कह रहा है? द्वितीय पद में। ये एक होता है, ये 2 होता है और ये 3, तो इसलिए ये द्वितीय पद में पड़ रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मूल क्या कर रहा है? मूल बिंदु P 4-6 की दूरी है। तो 4-6 की दूरी क्या है? यहाँ पे देख लीजिए 2√13 है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? तो किस चतुर्थांश में है जी? 4 चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कोऑर्डिनेट हम बना लिए, इस कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू प्लस में होता है, ये दोनों वैल्यू क्या होता है? माइनस में होता है इसमें। ठीक है, और इसमें पहले वाला माइनस होता है और y का वैल्यू प्लस में, इसमें x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू माइनस में। तो ये देखिए कहाँ के जो है कर रहा है चतुर्थांश। तो ये देखिए पहला x का वैल्यू का चीज़ में है? प्लस में है, तो ये हो गया कि नहीं? और y के वैल्यू माइनस में है, -3 है तो -3 है, यहाँ माइनस है। तो इसलिए चौथा ये पहला होता है, दूसरा और तीसरा ये होता है चौथा। तो चौथा इसका राइट होगा। तो चौथा ये इसका राइट है। इसी तरह क्वेश्चन दिया है मूल्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल्य बिंदु यानी यहाँ के कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो मूल्य बिंदु क्या होता है जी? 0 0 होता है। दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको एक बार पढ़िए। तब तक हम जो है चेक कर लेते हैं कि हमारा रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है कि नहीं तो हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बनाते रहते हैं वीडियो और पता चलता है कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ के इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं इसको। चलिए आ गए हैं फिर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर के।
फिर ध्यान से देखिए बिंदु 10 ये x का वैल्यू है। अब पहले वाला हमेशा याद रखना है कि पहले वाला x का वैल्यू होता है, ठीक है। पहले वाला वैल्यू किसका होता है, x का वैल्यू होता है, और पीछे वाला वैल्यू y होता है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू दिया है। मिलने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निकाय निकालना है। तो निकाय का जो है, जब निकाय निकालेंगे तो हमारा दोनों का निकाय आएगा -2 और -2 आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है x अक्ष के स्थिति किस बिंदु का x नियामक होगा। तो किस बिंदु का x नियामक होगा ये आपको बताना है। तो x नियामक किस बिंदु का होता है, 0 का वैल्यू x नियामक कहलाता है, 0 पर होता है, ठीक है। फिर कहता है बिंदु 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालिएगा तो क्या आएगा, √2 इंटू √2 आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर कह रहा है बिंदु इतना है और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी वाला फॉर्मूला जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। हम फिर दूसरे वीडियो का लिंक भेज देंगे आपको, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी 10 और √, कितना है 3। ऑप्शन सी में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए हैं, क्या किए हैं, उल्टा लिख दिए हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देख लीजिए, किसी बिंदु की x अक्ष के दूरी तथा उस बिंदु को कहलाता है। तो x अक्ष के दूरी को क्या कहते हैं, x अक्ष के दूरी बिंदु को कहलाता है, क्या कहलाता है जी, x निर्देशांक कहलाता है। क्योंकि x एक्सिस पर रहता है तो इसलिए x निर्देशांक कहलाता है। किस बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, x अक्ष से दूरी। देख लीजिएगा, x अक्ष से दूरी जब कहेगा तो कोटि बोलिएगा, ठीक है। तब क्या बोलना है, कोटि कहना है। कह रहा है ये बिंदु है, दोनों P और Q मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक होगा। तो नियामक निकालना है। तो नियामक क्या होता है, दोनों का वैल्यू जिनकी घट जाएगा दोनों का दोनों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमिति में त्रिभुज ABC का समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C जो है, एक ABC त्रिभुज दिया है जिसका C मान लीजिए A है, B है और ये C है। तो ये C कोण कितना है, 90 डिग्री हो। तो cos A प्लस B का मान होगा। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा, 1 आ जाएगा। हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर का मान होगा तो 0 होता है, या प्लस रहेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी बाबू, बताइए फटाफट। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर कह रहा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। जब भी कोई 90 डिग्री में से कुछ भी थीटा घटे, ये घटे, तो cos सीधे उल्टा हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए साइन थीटा है कि नहीं, तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर कह रहा है ए साइन थीटा 45 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी समझ जाइए साइन अगर रहेगा 90 डिग्री में से थीटा घटा, यानी घटा, तो आपको ये साइन क्या हो जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, और जो ये थीटा घटा यहाँ पर थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये उल्टा है, कॉस है, तो इसलिए कॉस साइन में बदल गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर कह रहा है साइन 65 डिग्री ए और कॉस 65 डिग्री बी हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा बाबू, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, फार्मूला जानते हैं ना जी, वहीं आ रहा है। तो यहाँ पे साइन 65 डिग्री का हो, साइन स्क्वायर 65 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो यही ना बात हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर कह रहा है 1/√3 बराबर है, तो √3 बराबर क्या होता है, फटाक से बताइए तो होगा आपका tan 30 डिग्री के बराबर होगा। √3 किसके बराबर, 1/√3 किसके बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू है। 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए। सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 45 डिग्री का मान बताइए तो फट से। तो 45 डिग्री का मान होता है √3। आप लोग याद किए हैं कि नहीं, याद कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में
2 किसके बराबर है, तो √2 किसके बराबर होता है जी, फटाफट बता दीजिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 1/sin 45 डिग्री बराबर रूट अंदर 2 आएगा। ठीक है, फिर कहता है साइन थीटा बराबर क्या कह रहा है, कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होगा, तो जब दोनों बराबर रहेगा तो थीटा का मान क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। फिर उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, जब भी ये दोनों बराबर रहे तो आपका 1 आएगा आंसर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कॉस 90 डिग्री माइनस, तो कॉसेक जब 90 डिग्री होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, तो जब सेक में चेंज होगा तो ए है आपका, कितना ए है, तो सेक ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर कहता है 1/cos स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों को क्या है, अपोजिट है, तो दोनों का जब अपोजिट मिलेगा तो क्या करेंगे, एक को बदल देंगे, किसी एक को बदल देंगे, तो हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा cot स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, cot स्क्वायर ए, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है ना बाबू, 1/2 होता है ना, बताइए ना। हाँ सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा, ये जो है फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है, जैसे कॉसेक ए थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, वही वैल्यू जब दोनों यहाँ पे वैल्यू सेम है, साइन प्लस कॉस होगा तो क्या आएगा वैल्यू, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो रूट जब 3 रहता है तो tan का वैल्यू कितना होता है जी, tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू आपका 45 होगा, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है आपका, होता है √3। कितना होता है, √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर देखिए कह रहा है कि cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1, दोनों प्लस माइनस में दिया है, निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका वैल्यू कौन है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन बी देखिए √-3, तो यही -3 इसका सही जवाब होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये वैल्यू है, और फिर tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमको आप लिख करके भेजिएगा कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो जब ये साइन को कॉस में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा cos 72 डिग्री। क्या आ जाएगा, cos 72 डिग्री। तो यहाँ पे cos जब 72 डिग्री आएगा तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो cos 72 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री, तो वही ना हुआ बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी में देखिए तो 1 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए सेम वैल्यू आएगा, तो यहाँ भी ऑप्शन बी राइट होगा। फिर यहाँ पे साइन 90 डिग्री घट रहा है, 43 डिग्री घट रहा है 90 से, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे केवल थीटा कितना बचेगा ये पूछ रहा है, तो कॉस कितने डिग्री, तो 90 में से 43 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 90 में से 43 घटा के बताइए, तो ये तो कॉस में हो जाएगा चेंज, पर 90 में से 43 घटाइए तो आपका कितना आ जाएगा जी, बताइए फटाफट। 90 में से देखिए इसका जो है गलत दिया है, क्या दिया है, गलत दिया है ये आंसर। देखिए जब 43 घटाइएगा तो कितना बचेगा 90 में से, तो 90 में से 43 घटाइएगा 47 में बचेगा, तो यहाँ इसमें ऑप्शन ए नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका 47 आंसर होगा, आप में वैसे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा जो है लंबा वीडियो हो रहा है तो ध्यान देते रहिएगा। tan 60 डिग्री का मान होगा, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा भी, हाँ बता दीजिए बाबू। चलिए ठीक है, ठीक सही बताते हैं आप। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ठीक कह रहा है। फिर कह रहा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान होगा, तो 90 में से अगर 50 घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा,
तो आपका बच जाएगा कितना 40, तो 40 कॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो वैल्यू कहा जाएगा बाबू 1 आएगा ना। तो इसमें कहीं नहीं दिया है 1, ना ए में दिया है, ना बी में, ना सी में, ना, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यदि कॉस क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर ए एक्स हो तो साइन ए का मान एक्स के पदों में होगा। तो एक्स के पदों में क्या होगा ये आपको बताना है, तो बताइए फटाफट। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, इधर उधर बातें पर ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। चलिए अभी जो है कुछ देर में अजान होने वाली है, तो जहां हम चाहे थोड़ा देर रुकेंगे, बीच में पूछ करेंगे, तो उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर डैश होगी, तो उसकी ऊंचाई बराबर क्या होगी। चलिए अब अजान होने वाला है, थोड़ा देर के लिए पुश कर रहे हैं इसको, वीडियो को कर चुके हैं, अजान हो चुका है। अब फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या है इसको एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये जो है ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर, 45 डिग्री। ठीक है, कितना था, ऑप्शन बी राइट आंसर था। फिर कह रहा है 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी को एक मीनार शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो जब दोनों बराबर होगा तो मीनार की ऊंचाई आपका जब वैल्यू निकाला जाएगा तो 50 मीटर होगा। कितना होगा, 50 मीटर, क्योंकि इसकी दुगुना हो जाता है, 25 दूना कितना हो जाता है 50। शॉर्ट ट्रिक यही है इसको जानने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में वह कौन सा यंत्र है जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। तो वो होता है त्रिकोणमिति के पर दूर क्या होता है, घूर्णी टेलीस्कोप। घूर्णी टेलीस्कोप त्रिकोणमिति के जो है नियम पर आधारित है। ठीक है, फिर कह रहा है निचोड़ लाइट भारत सर्वेक्षण के किस संग्रहालय में रखा जाता है। तो किस संग्रहालय में रखा जाता है बाबू, तो वो रखा जाता है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। यदि किसी मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई 50 × √3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर कितना हो, 100 मीटर हो तो तब सूर्य का उन्नयनतांश 30 डिग्री के 45 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से बढ़ के कितना होता है, 45 डिग्री हो जाता है। तब मीनार की छाया 1 मीटर कम हो जाती है, तो एल का मान होगा, यानी लंबाई का मान कितना होगा, तो वो हो जाएगा 100 × √3 - 1। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ के देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग फिर एंट्री कर गए हैं इस तरह का क्वेश्चन में, जो कि आपको वृत्त से है। क्या चीज़ से है, वृत्त से संबंधित है। तो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि आकृति को इसको देखना है, टीपी और टीक्यू के केंद्र ओ वाले किस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी, क्या कह रहा है, कोण पी। ठीक है, कोण क्या है, पी और ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये क्यू है। ठीक है, और वो है, तो ये कोण बना रहा है 110 डिग्री के। तो कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये वाला कोण का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस कोण का मान 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर कह रहा है दिए गए चित्र में पीटी एक स्पर्श रेखा हो तथा पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, कहाँ से, पी से ए तक। तो पी यहाँ है, यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ए से बी यहाँ तक के 5 सेंटीमीटर है, तो पी टी बराबर क्या होगा, तो पी से टी का वैल्यू, यानी ये वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये वैल्यू आपका 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते रहना है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल सामान्य हो, क्या कह रहा है, परिधि भी और क्षेत्रफल दोनों सामान्य हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा बताइए, तो 2 इकाई आएगा। क्यों, क्योंकि उसे 2 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो इसलिए 2 आ जाएगा। फिर कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 वृत्त है उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है, तो उसका अनुपात त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल अगर दिया है तो त्रिज्या कैसे निकलता है बाबू, तो उसे भाग दे देते हैं 2 से, ठीक है। तो ये 4 है और अनुपात 1 है, तो इसको 4/2 से कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग अनुपात बट्टा में निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है इसमें, ऑप्शन देख लीजिए, तो 2:1 ऑप्शन बी में है, इसका राइट आंसर है। 2 वृत्त वाले वृत्तों के क्षेत्रफल थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के अनुपात होंगे, तो उसके अनुपात होंगे 360/थीटा, 360/थीटा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों और थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के अनुपात होंगे, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों का अनुपात आपका हो जाएगा ऑप्शन बी √360/थीटा, ठीक है। फिर कह रहा है 22/7 है, क्या है जी, किसी पहिए की त्रिज्या है तो उसके द्वारा चक्कर में तय की गई, यानी चक्कर में तय की गई दूरी बताइए। तो चक्कर में तय की गई, तो इतना चक्कर में तो कितने चक्कर लिखा ही नहीं है, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं, यानी 6 मीटर होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 वृत्त यहाँ पे दिया हुआ है, परिधि दोनों का क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, वृत्त दिया है के अनुपात, यहाँ पे अनुपात के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:3 ही सेम होता है, ठीक है। तो सेम होगा 2:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक बार ध्यान से। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर में हम लोग पहुँच गए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ये क्वेश्चन है। कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा ये हमें बताना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 288 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का क्षेत्रफल होता है, किसी धातु के बल्ले का क्षेत्रफल, किसी धातु के बल्ले का क्षेत्रफल यानी निकालना है का चीज़ का, बल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, पाई जो है इंटू r प्लस छोटा r, यानी बड़ा r, 2 को त्रिज्या होगा उसमें, और प्लस छोटा r, और फिर बड़ा r माइनस छोटा r, ठीक है। यही आपका जो है राइट आंसर है। फिर कह रहा है यदि अर्धगोले का आयतन इतना दिया है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे 83/16, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना है, तो अर्धगोला माने गोले का तो पाई बाई क्या हो जाता है, यानी जब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो क्या करेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा सही जवाब। ठीक कर रहा है, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:2 हो, तो उनके आयतनों की अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, 2:3 ही होगा। ऑप्शन जो है आपके सामने है, इसका राइट आंसर है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है,
तो इसका आयतन है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ के देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार देख लीजिए और इसका देख लीजिए, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 554 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यास क्या होगा, इसका व्यास हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बाबू, तो 4:9 हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ऑप्शन सी देखिए 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है यदि वर्ग की विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, तो लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो जब लंबाई निकालेंगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा। फिर कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, ये हमें बताना है। तो होगा 47 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अर्धगोले की आयतन 19,404 सेंटीमीटर हो तो अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ के नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आने वाला है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। किसी क्या कह रहा है, किसी असमित बंटन और क्रमशः ये दिया हुआ है आपका बंटन का वैल्यू, तो बहुपद होगा। तो बहुपद क्या होगा, तो इसका बहुपद हो जाएगा आपका क्या चीज, 30.1 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 5 देखिए 1 3 4 5 और 17 और x का मान 6 हो तो x का मान है, तो x का मध्य कह रहा है, मध्य क्या है 6 है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुपद पूछ रहा है, तो इसके देखिए बहुत बार जो आए, यानी बहुत बार जो आए उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए छोटा सा ट्रिक है याद रखने के लिए, तो 3 देखिए 3 बार आया है, यानी 1 से ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए 3 क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 5 का मतलब है आप लोग 1 से ले क्या लिखा है, धन, यानी प्रथम 5 धन विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्ण रूप से भाग से ना कटे, तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 या 3 से ले सकते हैं, तो 5 तो 3, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 7 और फिर हो गया 9 और फिर हो गया 11, तो इस सबको जोड़िएगा और भाग दीजिएगा 5 से, तो कितना आने वाला है, आप लोग 1 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपके संख्या आएगा जब हम लोग 5 संख्या को जोड़ के और 5 से भाग देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है, हमारा वैल्यू आएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का मध्य निम्नलिखित में कौन होगा, तो देखिए ये 2 जो ऑप्शन दिया है ये जो है आपका गलत होगा। क्या होगा, यहाँ पे प्रथम 5 घन विषम संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ये जो है जवाब गलत है। ठीक है, कह रहा है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक है, तो बहुलक क्या होगा जी, इसमें अधिक बार कौन आया है, 3 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाए कि ये 2 संख्या बराबर बार आया है, तो दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। जैसे 3 है और ये 2 है और फिर 3 है 2 है, तो इनमें से एक गो ले लीजिए।
एगो 3 ले लीजिए और एगो 2 ले लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। तो 2.5 देखिए तो कहाँ है, तो यहाँ पे 2.5 डी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं है, ये गलत दे दिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य जिसमें भाग्य ना लगे, ठीक है, गुणनखंड वाला बात है। तो अगर उस तरह करेंगे तो हम लोग 5.6 आंसर आएगा। फिर 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो इसमें देखिए कौन ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ 3 भी 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आया है। तो क्या बताए हैं, जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो 3 को और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो 4 और 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5 यानी 3.5 आएगा। तो 3.5 कहाँ पे दिया है आपका, 3.5 ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी में सही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत कहीं कहीं गलत दे दिया है। प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य होगा। तो प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक यानी 2 4 6 8 10 इस सभी को जोड़ करके और 5 से भाग देना है। तो जब 5 से भाग देंगे तो हमारा 10 आएगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, आएगा हमारा 25। तो 25 को जोड़ के जब घटाएं भाग देंगे 5 से तो 5 आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। इसमें जो है इसका बहुलक कितना होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 3 5 6 का मध्य माध्यिका होगा। तो इसका माध्यिका क्या होगा बालक लोग, तो माध्यिका निकालने वाला आप जब जानते हैं ना कि दोनों ओर से जब इस तरह रहेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में सजा देना है और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद बीच वाला चुन लेंगे। तो बीच में क्या है हमारा, बीच में देखिए तो 4 है, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। केंद्र के प्रवृत्ति सबसे प्रयुक्त माप है। तो सबसे प्रयुक्त माप क्या होता है, मध्य यानी बिंदु बीच में माध्य में आ जाता है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो माध्य क्या होगा, प्रथम 5। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या 1 2। तो इस तरह का 10 को जोड़ेंगे संख्या, टोटल के जोड़ के 10 से भाग देंगे तो 10 यानी 11 दहा के 110 यानी आ जाएगा आपका, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 110। अब भाग देंगे 10 से तो 11 दहा के 110 हो जाएगा, 11 आपका वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन सी। माध्यक का 3 गुना तथा मध्य के 2 गुना का अंतर होता है। तो इसका अंतर क्या होता है, इसी को अंतर को हम लोग कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। कह रहा है इतना का माध्यिका क्या होगा। तो ये देखिए अलग अलग लिखा है, इस सबको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में क्या दिया है, 1 दिया है इसमें, देखिए यहाँ पे है, इधर गया यहाँ पे, और 2 भी दिया है और 3 यहाँ पे। तो बढ़ते क्रम में 1 2 3, ठीक है, 3 4 दिया है, 5 दिया है, 6 भी दिया है और 7 भी दिया है। अब जो है बीच में कौन पड़ेगा, 3 गो इधर से छोड़ दीजिए, 3 गो इधर से, बीच में 4 पड़ रहा है तो 4 ही इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसी तरह इसका बहुलक निकालना है तो 3 देखिए नहीं है ज़्यादा बार, 2 ज़्यादा बार है। कौन, 2 ज़्यादा बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार आया है, तो इसलिए 2 ही आंसर हो जाएगा। चरों की आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है। तो बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है जी, तो मध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य कहलाता है। मुझे आशा है कि आपको ये जो है वीडियो से जो है प्रॉफिट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। परिसर अगर पूछ देगा, एक इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, तो परिसर अगर पूछ देगा, क्या पूछ देगा, परिसर, ये जो अभी चैप्टर सांख्यिकी चला
तो मान लीजिए 9, 3, 4, ठीक है, और 20 दिया है। तो परिसर का मतलब है सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा है 20 और सबसे कम इसमें कौन है 3, तो 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो परिसर इस तरह सबसे अधिक वैल्यू में से सबसे कम वाला वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो परिसर जो आएगा वहीं आपका परिसर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है यदि ई को घटना होने हो तो पी ई प्लस पी ई डैश ई का मान होगा। तो जब दोनों एक जैसा होगा तो दोनों का मान क्या होता है, जब घटना घटित होता है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एक ही वीडियो में इतना लंबा ना वीडियो कर दिए हैं कि आपको पूरा हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं जी, नहीं तो इतना देर कहाँ मजा आता है। अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक गड्डी, क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से 52 पत्तों का जो ताश होता है वो 52 पत्तों का होता है, ये गड्डी है। एक पत्ता निकाला जाता है, इसका प्रायिकता क्या होगा। निकाला गया पत्ता एक्का है, निकाला गया पत्ता क्या है, एक्का है। ठीक है, तो जब एक्का कई गो होता है बाबू, एक्का होता है कितना, जल्दी बता दीजिए। हर पत्ता एक जो है गड्डी में 4 गो होता है, कितना होता है 4 गो होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दीजिए 4 गो होता है और टोटल होता है 52 गो पत्ती। तो कितने से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 13 चौका 52, यानी 1/13 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुल योगों का संख्या नीचे लिखना है और जो आपका आया है उसका ऊपर लिखना है। ठीक है, 10 फिर कहा बादशाह गुलाम और बेगम की किस प्रकार की कह रहा है कार्ड कहे जाते हैं। तो इसे जो है हम लोग फेक कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ पे एक बैग में 5 सफ़ेद 7 लाल और 4 काली तथा 2 नीली गेंद है। एक गेंद के इसमें निकाले जाते हैं, इसमें से कितना गेंद निकाले जाते हैं, एक गेंद। इस गेंद के सफ़ेद नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 गो गेंद का बात हो गया, सफ़ेद या नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देख लीजिए 7, ये क्या हो रहा है 7/8 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, निश्चय देख लीजिए, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चीत आने की प्रायिकता होगी। जब एक चीत आएगा तो एक सिक्का में क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो 2 गो आने की चांस है ना, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 1/2 देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, सी में, ऑप्शन सी इसका, सॉरी किधर गया जी, ऑप्शन बी यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी हेड माने शीर्ष होता है, तो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो शीर्ष आ गया एक, आज संभावना है उसमें 2 आ सकता है, यानी कौन आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 2 संभावना है, तो इसलिए 1/2 इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना ई के लिए पी ई का क्या होगा। तो पी ई क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ए दिया हुआ है, यहाँ पे -1 पी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, सब ऑप्शन दिया है, जिसमें से क्या होता है 1 - पी प्रायिकता ई, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। किसी घटना के प्रायिकता का योग होता है, तो किसी भी घटना का प्रायिकता का योग 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, जब किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा तो आपका इसमें से ऑप्शन देखना है कि इसमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। 1 प्रायिकता होता है, ठीक है, 0.1 ये संभावना है, ये भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, पर माइनस में प्रायिकता का मान नहीं आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें फिर खोजेंगे माइनस, जहाँ भी आपको माइनस दिखाई देगा उसका प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी अगर माइनस दिखाई दे रहा है
तो उसका प्रायिकता नहीं होगा। यदि एक पासे फेंके जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करने के कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो। तो विषम संख्या क्या हो सकता है बाबू? विषम संख्या क्या हो सकता है, इसको जो है फटाफट बताइए। तो विषम संख्या 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ है, ठीक है। दो पत्तों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सामान्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? कह रहा है दो पत्तों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर एक सामान्य आने की संख्या यानी पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऑप्शन बी देखिए 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्यों? क्योंकि एक 2 गो तो निकल गया। अब पत्ता एक में 4 प्रकार का होता है तो 2 गो निकल गया है, तो 8 गो होता है तो 2 गो निकल गया है तो 6 होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता। तो जब चीत कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? चीत आने की प्रायिकता। एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी दिया है इसमें क्वेश्चन का आंसर, पर ये जो है सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सामान्य वर्ष में एक सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सामान्य वर्ष यानी सामान्य 365 दिन वाला, ठीक है। सामान्य वर्ष में एक सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए 1/7। क्यों? क्योंकि सोमवार यहाँ पे सामान्य सप्ताह भी लिखाना चाहिए। क्या चीज़? सप्ताह। तो यहाँ पे एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन, यानी 7 गो दिन आता है। और एक का आया है सोमवार का पूछ रहा है तो इसलिए 1/, है तो 1/7 सही आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बादशाह, गुलाम और बेगम को किस प्रकार के कार्ड कहते हैं? तो फेस कार्ड कहते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। फिर कह रहा है किसी फांसे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासा माने वो लिड्डो गुट्टी खेलता है उसी तरह का होता है, ठीक है, समझिए वही है, ठीक है। तो उसको फेंके जाने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो उसको फेंके जाने की प्रायिकता क्या हो सकती है बाबू? फटाफट बता दीजिए। चलिए इसको भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। एक पासे को उछाले जाने पर अभाज्य संख्या, कह रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे पूछा था सम संख्या और यहाँ पे पूछ रहा है अभाज्य। तो सम संख्या क्या होता है जी? तो सम संख्या होता है 2 4 जो कट जाए 2 से, ठीक है, पूर्ण रूप से। और अभाज्य संख्या जिसमें भाग ही ना लगे तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए ये 2019 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है अभाज्य संख्या और एक कह रहा है सम संख्या। तो सम संख्या कितना हो सकता है? यानी हो सकता है 2 भी हो सकता है ना, तो 2 होगा और बट्टा में और 2 और फिर मान लीजिए एक और सम संख्या होगा। तो इसको जब दोनों को हम लोग करेंगे काम तो कितना आएगा जी? 1/2। और फिर यहाँ पे देख लीजिए उसी तरह अभाज्य संख्या यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? तो अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 यहाँ पे जो है ये दोनों जब करेंगे और तो कितना आएगा? बट्टा में 6 आएगा, क्योंकि पासा कितना होता है? 6 गो उसका पहलू होता है। तो 6 से जब कट जाएगा तो हमारा आएगा 1/2। हमारा क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए आपका जो है वो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। थोड़ी सी ये सारे क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ। इसका अगर देखना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले करके ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आगे आने वाले समय में अपलोड हो तो इंग्लिश का चाहे कोई भी आपका दोस्त है तो उसे आप बोल दीजिए कि इस पर जो है पूरा 10th क्लास के फ्री में पढ़ाई होता है, ठीक है। तो आप उससे सब्सक्राइब करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।